तो अब हमें जो है हेमोस्टेसिस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको क्वेश्चंस करने में बड़ी हेल्प करेंगी, जैसे हेमोस्टेसिस डायग्नोस्टिक्स हो गए, फाइब्रिनोलाइसिस हो गए, थ्रोम्बोफिलिया वगैरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में आती रहती हैं, जो कि क्वेश्चंस करने को आप क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। ठीक है, जब आप यूवर्ल्ड करोगे या जब आप रियल स्टेप 1 का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये चीज़ें हेल्प करेगी। ये बुक्स में तो नहीं लिखी हुई है, ठीक है, पर मैंने ऐसा देखें एक पेज बना के इस पर लिख लिया है। ठीक है, दोनों साइड्स पे, तो आप ऐसा एक पेज बना के उस पर ये लिख लेना और फिर यहाँ पे जो है रख देना। पर ये क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बुक में नहीं लिखी हुई है, बाकी क्वेश्चंस में आती रहती हैं। अब हेमोस्टेसिस डायग्नोस्टिक्स में जो हम पढ़ेंगे, ब्लीडिंग टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जैसे पीटी कहते हैं, और पीटीटी पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम INR किसे कहते हैं, तो ये अब हम ऐसे हेमोस्टेसिस डायग्नोस्टिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ब्लीडिंग टाइम जो है वो आपका प्लेटलेट के फंक्शन को शो कर रहा होता है। सही, अगर प्लेटलेट आपके सही काम नहीं करेंगे तो ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। सही है, तो ये क्या मार्कर ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस आपको पता है प्लेटलेट्स वगैरह को यूज़ ही इनका हो रहा था। ठीक है, इसमें कोई भी कोगुलेशन फैक्टर वगैरह यूज़ नहीं हो रहे थे। तो ये ब्लीडिंग टाइम क्या है, मार्कर ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस है। और ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ कब जाएगा, जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाए, या तो प्लेटलेट्स हमारे कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, क्वालिटेटिव प्लेटलेट्स डिफेक्ट, या तो प्लेटलेट कम हो जाए, ठीक है, या तो जो प्लेटलेट्स भले पड़े हैं उनका फंक्शन ही कम हो जाए। ठीक है, मतलब डिसफंक्शन हो जाए। ठीक है, प्लेटलेट्स, तो अगर प्लेटलेट डिसफंक्शन हो गए तो भी अपना काम नहीं करेंगे, अगर प्लेटलेट कम हो गए तो भी जो ज़ाहिर मसले हो जाएंगे। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम हमारी बढ़ जाएगी। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना है, 2 to 7 मिनट्स। तो कोई भी ऐसी बीमारी हुई जहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो गए या प्लेटलेट्स ने काम करना बंद कर दिया ना, तो हमारा पीटीटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा, खाली ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम ही जो है बता रहा होता है प्लेटलेट के फंक्शन को। तो अब है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम या जिसे पीटी कहते हैं, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे के फंक्शन को बता रहा होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है, 7 या 3 फैक्टर में कोई भी मसला आया, या एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई भी मसला आया, हमारा पीटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पीटी बढ़ेगा कब, जब विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए, लिवर डिजीज़ हो जाए, वारफेरिन, अगर कोई पेशेंट वारफेरिन ड्रग ले रहा है, ठीक है, या तो डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में ये जो है बढ़ जाता है। अब इन कंडीशंस में जो है पीटी हमारा बढ़ क्यों जाएगा, क्योंकि जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े थे ना, 279 और 11 प्रोटीन सी और एस, ये हमारे बन रहे होते हैं लिवर में विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो ठीक है, अगर या तो लिवर में मसला है तो भी ये प्रोटीन नहीं बनने पाएंगे। ठीक है, अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई तो भी ये फैक्टर नहीं बन पाएंगे। और वारफेरिन आगे आप पढ़ोगे, विटामिन के जो है वो इनहिबिट कर देती है, विटामिन के की सिंथेसिस वगैरह नहीं होने देती। तो विटामिन के नहीं बनेगा तो भी ये जो है फैक्टर वगैरह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। तो क्या है, ऑल ऑफ देम लीड्स टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स 2, 7, 9, 11 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। अब देखें, इन डिजीज़ में जो है फैक्टर 9 भी कम हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा फैक्टर 9 है वो इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हो रहा होता है। तो खाली पीटी क्यों बढ़ रहा है, पीटीटी भी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये देखें पीटीटी पाथवे में फैक्टर 9 यूज़ हो रहा होता है। और अगर फैक्टर 9 जो है कम हो रहा है तो पीटीटी भी बढ़ना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे जो स्पेसिफिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम है या पीटी में जो है ये क्यों रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था इन सब फैक्टर्स में भी जो सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है वो फैक्टर 7 की होती है। अगर ये कोई भी मसला हो गया तो सबसे पहले जो फैक्टर कम होगा वो हमारा फैक्टर 7 होगा, क्योंकि हाफ लाइफ इसकी सबसे शॉर्टेस्ट है। इसलिए जो है इन डिजीज़ में पीटी जो है हमें जल्दी बता देता है कि जो है कहीं पे मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है देर से कम होते हैं। हालांकि जो है पीटीटी भी बढ़ता है क्योंकि फैक्टर 9 वगैरह भी कम हो रहे हैं, पर जो है सबसे पहले या सबसे बेहतर जो इन डिजीज़ को बता सकता है वो कौन होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि ये सबसे पहले जो है बढ़ रहा होता है। तो क्या लिखा है, अमंग देम फैक्टर 7 हैज़ शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, सो दे आर मोर सजेस्टिव ऑफ इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपका नॉर्मल कितना है, 11 to 15 सेकेंड्स। ये एक उनमें से लेब वैल्यू में से है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जब हेमाटोलॉजी के क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना यू वर्ल्ड पे या स्टेप 1 पे, उस पर ये पीटी और पीटीटी जो है बहुत दफ़ा दिया हुआ होता है। फिर आप लेब वैल्यूज़ खोलते हैं तो टाइम चला जाता है, इसलिए जो है आप ये पीटी और पीटीटी और ब्लीडिंग टाइम ये जो है वैल्यूज़ आप याद रख लें।
अब है हमारे पास इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, जैसे INR कहते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो है ना, मुख्तलिफ लेब में जब हमने PT मेजर कर रहे थे ना, तो मुख्तलिफ लेब्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रही थी। किसी लेब में जो है PT की वैल्यू 15 सेकेंड्स आ रही थी, किसी में जो है 9 सेकेंड्स आ रही थी, किसी में 16 सेकेंड्स आ रही थी। ऐसे जो है PT की जो वैल्यू मुख्तलिफ लेब में मुख्तलिफ आ रही थी। ये इसलिए आ रही थी क्योंकि जो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT जो है, आपको पता है कैसे मेजर करते हैं। जब ये टिश्यू फैक्टर जो है फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, सही है। तो टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे कहें, इसकी जो है क्वालिटी डिफरेंट लेब्स में डिफरेंट थी, ठीक है। ये जो है इसमें इसकी क्वालिटी में डिफरेंट था, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की या टिश्यू फैक्टर की। तो इसलिए जो है क्वालिटी में इसमें डिफरेंस था, इसलिए मुख्तलिफ लेब्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रही थी। तो हमें जो है स्टैंडर्डाइज्ड एक वैल्यू PT की चाहिए थी जो पूरी दुनिया में यूज़ हो सके। इसलिए हमने जो है क्या यूज़ किया, एक चीज़ रेशो यूज़ किया जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही थी ना PT की, उसको उसने जो है स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ PT। INR क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ PT। इट एडजस्ट PT रिजल्ट सो दे आर कंपेरेबल अक्रॉस डिफरेंट लेब्स वर्ल्ड वाइड। तो INR क्या है, एक किस्म का स्टैंडर्डाइज्ड PT है। अब ज़ाहिर है ये भी एक PT है, तो ये इसकी वैल्यू भी कब कब बढ़ेगी, जब विटामिन K की डिफिशियंसी होगी, लिवर डिजीज़ होगा, वारफेरिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है, या DIC है। सेम इसी की तरह जो जिस वजह से PT बढ़ रहा था, उसी वजह से INR भी बढ़ेगा। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, DIC की वजह से। अब DIC में क्या होता है, ये एक डिजीज़ है, डायसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसमें ना सारे फैक्टर्स जो है यूज़ हो रहे होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स है ना, सारे यूज़ होके कम हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है सारे फैक्टर्स अगर कम हो जाएंगे तो जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ता है, PTT भी बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती है। इसमें जो है क्या है, फैक्टर्स जो है कोगुलेशन फैक्टर्स यूज़ अप हो जाते हैं, तो ये हर चीज़ को बढ़ा देता है, सही। ब्लीडिंग टाइम को भी बढ़ा देता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, INR PT तो सेम ही है, बाकी APTT सबको बढ़ा देता है, सही है। तो इसमें DIC भी है, DIC भी INR को बढ़ाता है। अब INR हमारा यूज़ में तब आता है जब कोई पेशेंट्स वारफेरिन ड्रग्स पे हो, ठीक है। कोई पेशेंट वारफेरिन ड्रग ले रहा होता है ना, वारफेरिन आपको पता है एंटीकोगुलेंट होता है, सही है। तो उसके ब्लड को जो है हम बार बार चेक कर रहे होते हैं कि भाई उसका ब्लड जो है ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ब्लीडिंग रिस्क वगैरह बढ़ जाएंगे। इसलिए जो भी पेशेंट वारफेरिन ड्रग्स ले रहे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम हम जो है INR चेक कर रहे होते हैं। और ये आपको जो है INR इसी में ही मिलेगा, वारफेरिन पेशेंट्स की जो है मॉनिटरिंग पे ही मिलेगा। बाकी जो है INR का कहीं पे भी यूज़ नहीं है। PT का और ब्लीडिंग टाइम का, PTT का जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। बाकी ये INR जो है वो आपको इसी में ही दिखने को मिलेगा, वारफेरिन पेशेंट्स में। तो वारफेरिन पे जो पेशेंट्स हैं उनका जो नॉर्मल INR कितना होना चाहिए, 2 to 3 होना चाहिए, सही है। अगर हम कोई पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, फिर हमने उसका INR चेक किया, अगर उसका ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो मतलब उस पेशेंट में क्या है, ब्लीडिंग रिस्क है, सही है। हमें उसे वारफेरिन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, या वारफेरिन को छुड़ाना पड़ेगा ड्रग को, ठीक है। क्योंकि ब्लीडिंग अगर ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो मतलब उस पेशेंट में ब्लीडिंग रिस्क है, उसका पेशेंट का ब्लड बहुत पतला हो गया है, बहुत एंटीकोगुलेंट हो गया है, सही है। और इसी तरीके से अगर वारफेरिन पेशेंट को ले रहा है, उसकी हमने INR चेक किया और लेस देन 2 आ रहा है, मतलब उसके पेशेंट में अभी हाइपरकोगुलेबिलिटी, हमें एंटीकोगुलेंट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वारफेरिन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल INR का यूज़ वारफेरिन के मॉनिटरिंग पे ही है, ठीक है, समझ गए। तो अभी हमारे पास PTT या APTT इसे कहते हैं, सही है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कह दें, सेम बात है। और हमने पढ़ा था PTT क्या करती है, इंट्रिंसिक पाथवे के जो फंक्शन को है वो मेजर कर रही होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये इंट्रिंसिक पाथवे का फंक्शन, जिसमें फैक्टर 12, 11, 9 और 8 आते हैं। इनकी जो एक्टिविटी वगैरह को मेजर करने के लिए हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है, जिसे कहते हैं PTT, ठीक है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये जो PTT है, ये किन कंडीशंस में बढ़ती है। एक तो ज़ाहिर है हीमोफीलिया में बढ़ेगी। हीमोफीलिया में आपको पता है, हीमोफीलिया A में जो है फैक्टर 8 कम हो जाता है, सही है। फैक्टर 8 कम होने की वजह से ज़ाहिर ये जो है PTT बढ़ जाएगी। हीमोफीलिया B में 9 कम होता है, हीमोफीलिया C में 11 फैक्टर कम होता है। तो हीमोफीलिया की कोई भी कंडीशन है जिनमें ज़ाहिर ये फैक्टर्स अगर कम होंगे तो PTT क्या करेगी, बढ़ जाएगी। एक तो ये हीमोफीलिया में बढ़ती है। दूसरा DIC में भी जो है PTT बढ़ जाता है। DIC में मैंने आपको कहा था सारे फैक्टर्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। सारे फैक्टर्स अगर यूज़ हो जाएंगे तो PTT बढ़ेगा, PT बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम सब जो है बढ़ रहा होता है। DIC में सब बढ़ते हैं। और तीसरा ये जो है, एक चीज़ आपको इसके इंटरेस्टिंग है याद रखने की, कि PTT जो है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट इन विट्रो में ये बढ़ता है। अब इसको देखते हैं कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट ये चीज़ क्या है। कोई पेशेंट्स होते हैं ना जिनमें बीमारी होती है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम,
ठीक है। तो उनमें जो है बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं जो हमारे खुद के सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या है, पार्ट ऑफ एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। तो उस एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में एक एंटीबॉडी हमारी बनती है जिसे ल्यूपस एंटीकोगुलेंट कहते हैं। तो ये ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या है, ये एक किस्म की ऑटो एंटीबॉडी है। ठीक है, आईजीजी आईजीएम में जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स को ही जाके डैमेज कर रही होती है। आपको पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। तो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन पे जाके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको अटैक करती है। या प्रिसाइजली हम ऐसे कह लें कि फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, फॉस्फोलिपिड के साथ प्रोटीन वगैरह मिले हुए होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स को जाके ये ल्यूपस एंटीकोगुलेंट क्या करती है, जाके अटैक करती है। अब ज़ाहिर है हमारे जो प्लेटिलेट्स हैं या एंडोथेलियल सेल्स है ब्लड वेसल्स के, वो भी सेल्स ही हैं। ठीक है, उनके सेल की मेम्ब्रेन भी जो है फास्फोलिपिड से बनी हुई है। अब ये ल्यूपस एंटीकोगुलेंट जाके अगर जो है एंडोथेलियम के या प्लेटलेट्स के सेल मेम्ब्रेन पे जाके अगर अटैक करेगी तो क्या कर देगी, उन्हें एक्टिवेट कर देगी। सही है। तो अगर प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम वगैरह एक्टिवेट हो गए तो आपको पता है उनकी डिग्रेनुलेशन होती है और थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ज़ाहिर अगर प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे, एग्रीगेट करके थ्रोम्बोसिस काज करेंगे ना हमारी बॉडी में। तो क्या है, दीज एंटीबॉडीज काजेज एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स, और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, प्रोकोगुलेंट स्टेट हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस वगैरह के रिस्क बढ़ जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स और एंडोथेलियल सेल्स अगर वगैरह एक्टिवेट होंगे तो थ्रोम्बोसिस ज़ाहिर होगी। तो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी क्या कराती है, हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसिस इंड्यूस कराती है। तो क्या है, थ्रोम्बोसिस रिस्क इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। वो क्यों होता है, एंडोथेलियल डैमेज की वजह से होता है और प्लेटलेट की एक्टिवेशन की वजह से होता है। पर अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट जो है वो पीटीटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पीटीटी को बढ़ा रहा है को मतलब, इसका मतलब कि जो ब्लड जो है कोगुलेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। पर अभी तो हमने पढ़ा कि कोगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कोगुलेशन बहुत जल्दी हो रही है, तो पीटीटी को कम होना चाहिए। पर ऐसा नहीं, हमने कहा ये पीटीटी को बढ़ाता है कब, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट इन विट्रो है। सही है, इन विट्रो में और इन विवो में फ़र्क है। तो हमारे अब हम देखते हैं इन विट्रो में कैसा फ़र्क है। अब आपने पढ़ा था ये पीटीटीए या इंट्रिंसिक पाथवे ये कब एक्टिवेट होता है, जब कोई भी पॉलीएनाइन सरफेस या फास्फोलिपिड वगैरह आके कि उसको फैक्टर 12 को एक्टिवेट करें। सही है, तब जब ये फास्फोलिपिड या पॉलीएनाइन सरफेस फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा तभी तो ये सारा पाथवे आगे चल रहा होगा। सही है। तो इन्हीं फास्फोलिपिड को या पॉलीएनाइन सरफेस को अगर एंटीबॉडी आके अटैक कर ले, ठीक है, कवर कर ले, तो ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा और पीटीटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो तो पीटीटी जो है नॉर्मल रहे। अगर ये बहुत देर से फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा तो जो है पीटीटी जो है क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर देर से एक्टिवेट होगा तो पूरा पाथवे देर से स्टार्ट होगा, तो पीटीटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्या हो जाए, पॉलीएनाइन सरफेस या फास्फोलिपिड को हमारे एंटीबॉडीज वगैरह आके जो है क्या कवर कर ले। और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट में ऐसा ही तो होता है कि हमारी जो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी है वो क्या करती है, फास्फोलिपिड को जाके अटैक कर देती है। अगर फास्फोलिपिड बचेंगे ही नहीं तो वो जो है फैक्टर 12 को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा और पीटीटी बढ़ जाएगा। तो ये लेबोरेटरी में ऐसा होता है, क्योंकि लेबोरेटरी में ज़ाहिर है अगर पीटीटी को मेजर करना है, क्या करते हैं, अगर पीटीटी को मेजर करना तो पॉलीएनाइन सरफेस देते हैं जो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है। तो पॉलीएनाइन सरफेस जो हमारे देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ कवर हुई पड़ी होती हैं और लेबोरेटरी में वो क्या करता है, पीटीटी को बढ़ा देता है। तो वही लिखा है कि बट ल्यूपस एंटीकोगुलेंट प्रोलोंग पीटीटी इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में। क्यों, क्योंकि बिकॉज पीटीटी टेस्ट यूजेस फास्फोलिपिड्स टू ट्रिगर क्लोटिंग एंड ल्यूपस एंटीकोगुलेंट बाइंड दिस फास्फोलिपिड। ज़ाहिर है अगर फास्फोलिपिड, क्योंकि लेबोरेटरी में हम जो है फास्फोलिपिड चाहिए ना पूरा उस पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए। पर ल्यूपस एंटीकोगुलेंट जो है पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट फास्फोलिपिड को ही कवर कर लेता है। तो क्या करता है वो, इंटरफेयर विथ द टेस्ट एंड प्रोलॉन्ग क्लोटिंग टाइम इन लेब या इन विट्रो। सही है। तो लेब के अंदर तो हमें मिलता है कि भाई जो है पीटीटी क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, क्योंकि जो है फास्फोलिपिड फ्री नहीं होता है इस पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए। लेब में हमें लगता है कि इसका जो है पीटीटी बड़ा हुआ है, पेशेंट का ब्लड जो है पतला होगा, पर ऐसा नहीं है। हमें हालांकि बॉडी में हमें क्या मिलता है कि थ्रोम्बोसिस बड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक किस्म का पैराडॉक्स है। बॉडी में तो हमें जो है थ्रोम्बोसिस मिल रही है। सही है, इंक्रीज प्रोकोगुलेंट स्टेट मिल रहा है। पर हम जब लेब मेजर कर रहे हैं तो लेब में हमें क्या मिल रहा है, एंटीकोगुलेंट स्टेट मिल रहा है, क्योंकि पीटीटी बढ़ा हुआ है मतलब एंटीकोगुलेंट स्टेट है ना। तो वो अभी मैंने आपको बताया कि जो है पीटीटी बढ़ा हुआ क्यों होता है, क्योंकि वो आके फास्फोलिपिड को ल्यूपस एंटीकोगुलेंट फास्फोलिपिड को कवर कर देती है, इसलिए जो है फाल्सली जो है पीटीटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है फाल्सली एलिवेटेड पीटीटी। ठीक है, बिकॉज पेशेंट्स विथ ल्यूपस एंटीकोगुलेंट आर एट हायर रिस्क ऑफ क्लोटिंग इन विवो। समझ में आ गया कि उसकी बॉडी के अंदर जो है क्लोटिंग का रिस्क बढ़ा हुआ है, पर हमें लेब पे ऐसा मिल रहा है कि उसका ब्लड क्या है, एंटीकोगुलेंटेड हुआ पड़ा है।
तो इस पैराडॉक्स को आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्लासिकली एक तो हेमोफिलिया में जो है पीटीटी बढ़ता है, डीआईसी में बढ़ता है, वो हमें पता चल गया, और ल्यूपस एंटीकोगुलेंट है ना विट्रो में जो है ये पीटीटी बढ़ जाता है। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट इन विट्रो में क्यों बढ़ता है उसका रीज़न अभी हमने डिस्कस किया। तो क्लासिकली तो देखें इन कंडीशंस में ही पीटीटी क्या आता है, बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है। पर पॉसिबली किन कंडीशन में बढ़ सकता है, किसी पेशेंट को अगर वॉन विलब्रेंट फैक्टर डिजीज़ है उसमें भी ये पीटीटी बड़ा हो सकता है, ठीक है। बाकी विटामिन के डिफिशियंसी, लिवर डिजीज, वारफेरिन आपको पता है, इन ये सब अगर नहीं होंगे तो फैक्टर 279, ठीक है, 279 11 ये बन ही नहीं पाएंगे, और 911 वगैरह हमारे पीटीटी पाथवे में यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर ये कम हो जाएंगे तो पीटीटी बढ़ जाएगा। तो इन डिजीज़ की वजह से पीटी तो बढ़ती है पर पीटीटी भी बढ़ रही होती है। तो ये था हमारा पीटीटी वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास टॉपिक है मिक्सिंग स्टडीज़ का, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारा पीटी या पीटीटी जो प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है ना, ये जो है किसी फैक्टर डिफिशिएंसी की वजह से या किसी और मसले मसाइल की वजह से आ रहा है। जैसे हमने ल्यूपस एंटीकोगुलेंट में हमने पढ़ा था कि लैब में जब हम पीटीटी को मेजर कर रहे थे तो वो पीटीटी हमारा क्या आ रहा था, बढ़ा हुआ आ रहा था। पर यहाँ पे जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स थे ये तो सारे नॉर्मल थे ना। देखें ना, पीटीटी को कब बढ़ना चाहिए, जब हमारे इनमें से कोई भी फैक्टर वगैरह अगर कम हो तभी जाके पीटीटी को बढ़ना चाहिए। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। किसी मसले मसाइल की वजह से अगर फैक्टर 7 कम हो गया तो पीटी बढ़ा। इसी तरीके से हेमोफिलिया में हमने पढ़ा कि फैक्टर 8 9 11 कम हुए तब पीटीटी बढ़ रहा था। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ना, किसी एक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाए तब पीटीटी बढ़ता है। पर ल्यूपस एंटीकोगुलेंट में क्या हो रहा था, ये फैक्टर्स पूरे नॉर्मल थे, किसी और चीज़ की वजह से जो है हमारी ये पीटीटी बढ़ रहा था। वो कोई और चीज़ क्या थी, वो जो फास्फोलिपिड को एंटीबॉडीज आके कवर कर रही थी, तो फैक्टर 12 को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से पीटीटी बढ़ रही थी। तो इन मिक्सिंग स्टडीज़ में हम यही देखते हैं कि जो हमारी पीटीटी या पीटी बढ़ रही है वो वाकई फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से बढ़ रही है या किसी और चीज़ की वजह से जो है हमारी पीटीटी या पीटी बढ़ रहा है। तो ये मिक्सिंग स्टडीज़ हम कैसे करते हैं और इनमें क्या चीज़ें मिक्स करते हैं, ठीक है। एक तो पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है। पेशेंट का प्लाज्मा आपको पता है जो भी फैक्टर्स वगैरह होने होते हैं वो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके पेशेंट के प्लाज्मा को लेके हम मिक्स करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा आपको पता है सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। इन दोनों को मिक्स करके फिर से जो हम क्या करेंगे, क्लोटिंग टेस्ट करेंगे। मतलब वो मिक्स्ड प्लाज्मा जो हमने लिया ना, वो प्लाज्मा लेके अगर हमें जो है पीटी टेस्ट देखनी है तो उसमें जो है हम थ्रोम्बोप्लास्टिन देंगे, ठीक है, टू मेजर पीटी। और अगर हमें पीटीटी देखनी है तो वो प्लाज्मा लेके हम क्या देंगे, उसमें पॉलीएनाइन सरफेस देंगे। मतलब कि क्लोटिंग टेस्ट को रिपीट करेंगे फिर से। तो अगर किसी क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हुई ना पेशेंट में, तो इस मिक्सिंग टेस्ट के बाद वो क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि हमने जो नॉर्मल प्लाज्मा दिया ना, इसमें आपको पता है सारे फैक्टर हैं, ठीक है। उसके पेशेंट के प्लाज्मा में जब हमने नॉर्मल प्लाज्मा जो ऐड किया, फिर से टेस्ट को रिपीट किया, इसमें आपको पता है सारे जो है फैक्टर्स वगैरह प्रेजेंट हैं, तो वो जो है क्लोटिंग टेस्ट नॉर्मल आएगी, क्योंकि हमने नॉर्मल फैक्टर्स दे दिए हैं। तो फैक्टर डिफिशियंसी अगर पेशेंट में हुई, अगर मिक्सिंग टेस्ट की ना, तो फिर क्या आ जाएगी, पीटी या पीटीटी नॉर्मल हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग। क्योंकि पेशेंट में फैक्टर की डिफिशियंसी थी, हमने उसको नॉर्मल प्लाज्मा में सारे फैक्टर्स दे दिए, तो टेस्ट क्या आ गई, नॉर्मल आ गई। इसी तरीके से इन दोनों के जो है ब्लड प्लाज्मा वगैरह मिक्स करके और हमने जो है क्लोटिंग टेस्ट रिपीट की, फिर भी जो है हमारी पीटी या पीटीटी नॉर्मलाइज नहीं हुई, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके जो पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर कोई ना कोई इनहिबिटर ज़रूर पड़ा है, क्योंकि वही इनहिबिटर जो है नॉर्मल प्लाज्मा के फैक्टर्स को भी जाके इनहिबिट कर रहा है। सही है। तो यही कह रहा है कि इफ़ एनी फैक्टर इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल कोई एंटीबॉडी वगैरह है ना इसके पेशेंट के प्लाज्मा में, वो इस फैक्टर के जो नॉर्मल प्लाज्मा में भी जो नॉर्मल फैक्टर्स पड़ेंगे होंगे ना, इसकी एंटीबॉडी उनको भी जाके अटैक कर देगी और जो है क्लोटिंग टेस्ट एबनॉर्मल बना देगी, ठीक है। तो क्या है, फैक्टर इनहिबिटर फॉर एग्जांपल कोई एंटीबॉडी है या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट कोई है पड़ा है, तो क्या करेगा, डज नॉट नॉर्मलाइज पीटी या पीटीटी आफ्टर मिक्सिंग, बिकॉज द इनहिबिटर इन पेशेंट्स प्लाज्मा आल्सो इनहिबिट फैक्टर्स इन नॉर्मल प्लाज्मा। तो पता चल गया मिक्सिंग स्टडीज़ किसको कहते हैं। तो मतलब दोनों प्लाज्मा मिक्स करने के साथ अगर जो है पीटीटी या पीटी नॉर्मल आ रहा है तो समझ जाएं कि उस पेशेंट में खाली फैक्टर की डिफिशियंसी थी। इसी तरीके से दोनों प्लाज्मा मिक्स करने के बाद अगर फिर भी पीटीटी वगैरह नॉर्मल नहीं आ रहे तो समझ जाए उसके प्लाज्मा में क्या है, इनहिबिटर प्रेजेंट है। तो अब है हमारे पास टॉपिक फाइब्रोनलाइसिस का, ठीक है। फाइब्रिनोलाइसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमने फाइब्रिन का क्लोट बना था ना हमारा यहाँ पे,
ठीक है। तो इस फाइब्रिन के क्लोट का टूटना, ठीक है, इसकी लाइसिस होना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फाइब्रिनोलाइसिस। अब ज़ाहिर है अब यहाँ पे फाइब्रिन क्लोट बना है, इसका टूटना ज़रूरी है क्योंकि अभी इसका कोई काम ही नहीं है। ब्लीडिंग वगैरह जो है वो रुक चुकी है, हमारी ब्लड वेसल वगैरह हील हो जाती है कई दिनों के बाद, फिर जो है फाइब्रिन क्लोट का कोई काम नहीं रहता, तो इसलिए जो है ये फाइब्रिन का क्लोट टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस। ठीक है। तो क्या है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ क्लोट, फाइब्रिन क्लोट आफ्टर इट हैज़ डन इट्स जॉब। तो कोगुलेशन में हम क्या कर रहे थे, फाइब्रिन का क्लोट बना रहे थे, बिल्डिंग क्लोट। फाइब्रिनोलाइसिस में ये हम क्या कर रहे हैं, उस क्लोट को रिमूव कर रहे हैं। और क्या है, बाय द टाइम फाइब्रिनोलाइसिस हैपेंस द डैमेज ब्लड वेसल हैज़ ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो है ब्लड वेसल वगैरह रिपेयर नहीं हुई है और फिर उन्होंने उससे पहले ही जो है इसको तोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगी, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि अभी ब्लड वेसल हील ही नहीं हो पाई है और हमने जो है फाइब्रिन क्लोट को ही तोड़ दिया है, तो जो है ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस नॉर्मली हमारी बॉडी में तभी होता है जब ब्लड वेसल वगैरह हील कर जाती है। अब ये फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस होता कैसे, ये जो हमारा फाइब्रिन क्लोट बना हुआ है ना, ये टूटता कैसे, कौन इस चीज़ को तोड़ता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे पहले जो हम ये पढ़ें कि इनहिबिटर ऑफ हेमोस्टेसिस क्या है। फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस हम आगे पढ़ते हैं, पर इस प्रोसेस बढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि इनहिबिटर ऑफ हेमोस्टेसिस क्या है। जैसे यहाँ पे हमने कई सारे फैक्टर्स यूज़ करके हेमोस्टेसिस की थी, ठीक है, ब्लीडिंग को रोका था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इस हेमोस्टेसिस को रोक रहे होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फैक्टर 10, फैक्टर 8, 9 वगैरह, ये सारे मिलके क्या कर रहे थे, हेमोस्टेसिस काज कर रहे थे। ऐसे ही कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो इस हेमोस्टेसिस को रोकते हैं। इस हेमोस्टेसिस को रोकने वाले फैक्टर्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स ऑफ हेमोस्टेसिस। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस हेमोस्टेसिस को रोकते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। ये प्रोटीन सी, प्रोटीन एस वही है जो हमने पढ़ा था कि ये लिवर में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। विटामिन के की हेल्प से लिवर में बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे होते हैं, 2, 7, 9, 11। ऐसे ही प्रोटीन सी और एस जो है वो भी जो विद द हेल्प ऑफ विटामिन के इन द लिवर बन रहा होता है। पर ये फैक्टर्स क्या हैं, ये हेमोस्टेसिस काज कराते हैं, और ये फैक्टर्स क्या हैं, ये इनहिबिटर्स ऑफ हेमोस्टेसिस है। तो ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस कैसे इनहिबिट करते हैं हेमोस्टेसिस को, ठीक है। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी विथ प्रोटीन एस एज अ कोफैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 5 एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 8। तो प्रोटीन सी जो है प्रोटीन एस के साथ मिलके क्या करता है, ये एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है ना, इसको और एक्टिवेटेड फैक्टर 8 को जो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब ज़ाहिर है ये फैक्टर्स ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, पूरी हेमोस्टेसिस रुक जाएगी। सही है, इस तरीके से ये प्रोटीन सी और एस फंक्शन एज द इनहिबिटर ऑफ हेमोस्टेसिस। इसी तरीके से प्रोटीन सी और एस के अलावा भी इनहिबिटर्स हैं हेमोस्टेसिस के। कौन है, एंटीथ्रोबिन 3, ठीक है, 83 भी इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एंटीथ्रोबिन 3 क्या करता है, मेनली 2 फैक्टर्स को ही जो है इनहिबिट कर रहा होता है। एक तो एक्टिवेटेड फैक्टर 2 और एक्टिवेटेड फैक्टर 10। यही मेन 2 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जो हेमोस्टेसिस काज कर रहे होते हैं। और एंटीथ्रोबिन क्या है, इन मेन फैक्टर्स को ही इनहिबिट कर देता है, ठीक है, मेनली इनको करता है। बाकी ये 7, 9, 11, 12 इनको भी ये एंटीथ्रोबिन 3 इनएक्टिवेट करता है। सही, अब ज़ाहिर ये इनएक्टिवेट हो गए तो हेमोस्टेसिस सारी रुक जाएगी, क्योंकि हेमोस्टेसिस हो रही है इन फैक्टर्स की वजह से होती है। सही है, तो एंटीथ्रोबिन 3 भी आल्सो फंक्शन एज अ इनहिबिटर ऑफ हेमोस्टेसिस। ठीक है, इनहिबिटर्स ऑफ हेमोस्टेसिस का टॉपिक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये फाइब्रिनोलाइसिस होती कैसे है, फाइब्रिन का जो हमारा क्लोट था वो टूटता कैसे है। तो फाइब्रिनोलाइसिस होने के लिए इस फाइब्रिन का ये जो क्लॉट है ना, इस पे एक चीज़ पे को आके एक्ट करना पड़ता है। एक एंजाइम है जिसका नाम है प्लाज्मिन, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, इस फाइब्रिन के क्लॉट को तोड़ देता है। तो ये सारी फाइब्रिनोलाइसिस एक ही चीज़ से हो रही होती है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिन, ठीक है। प्लाज्मिन क्या है, क्लोट डिसॉल्विंग एंजाइम। अब प्लाज्मिन बनता है प्लाज्मिनोजन से, ठीक है, प्लाज्मिनोजन कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन। प्लाज्मिन है एक्टिव एंजाइम, ठीक है। ये प्लाज्मिनोजन क्या है, इस प्लाज्मिन का इनएक्टिवेट फॉर्म है। प्लाज्मिनोजन हमारे ब्लड में वैसे ही घूम रहा होता है, फिर जब हमें जो है क्लोट को डिज़ोल्व वगैरह चाहिए होता है, क्लोट की डिज़ोल्विंग वगैरह चाहिए होती है, तो क्या होता है, प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करके प्लाज्मिन में कौन कन्वर्ट करता है, ये इसके एक्टिवेटर्स करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एक्टिवेटर्स हैं जो क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर प्लाज्मिन जाके इस क्लोट को तोड़ता है। और अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे एक्टिवेटर्स हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्टिवेटर है
ठीक है। जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, TPA है, सही है। बाकी ये सारे माइनर हैं। मेनली जो मेजर एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने का वो TPA है। इसका नाम ही देखे बता रहा है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो इसका ये काम क्या है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके उसके एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता कहाँ पे, आता कहाँ से, ये एंडोथेलियम के से आता है, ठीक है। हमारी जो ब्लड वेसल्स आपको पता है लाइंड बाय एंडोथेलियम है, तो ये एंडोथेलियम क्या रिलीज़ करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये है हमारा नेचुरली अकरिंग फॉर्म, जो है नेचुरली हमारे बॉडी में मिलता है, पर हमें जो है आर्टिफिशियली भी चाहिए होता है। ये तो ठीक है आर्टिफिशियली, ये तो ठीक है नेचुरली प्रेजेंटिंग है, पर क्योंकि हमें आर्टिफिशियली बहुत कंडीशन में चाहिए होता है। जैसे किसी पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, वो भी आपको पता है ब्लड वेसल में एक क्लोट बन जाता है जो हार्ट की तरफ जो है ब्लड को जाने नहीं देता, सही। उस क्लोट को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियली हमें चाहिए होगा ना, जो कोई चीज़ जो क्लोट को तोड़े। ऐसे स्ट्रोक्स में भी होता है, आपको पता है किसी पेशेंट को अगर स्ट्रोक होता है तो उसकी जो है ब्रेन में वेसल में क्लोट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ब्रेन की तरफ नहीं जा पाता। तो उस क्लोट को तोड़ने के लिए भी आर्टिफिशियली हमें कोई चीज़ चाहिए। तो ये तो ठीक है नेचुरली करेंगे, सही। आर्टिफिशियली जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, एल्टीप्लेज क्या, TPA। बस ऐसे लेब ग्रोन TPA ऐसे समझो, सही है। ये तो TPA क्या है, नेचुरली हमारी बॉडी में मिलता है। ऐसे अगर आर्टिफिशियली जो हम बनाएं लेबोरेटरी में तो उसे हम कहेंगे एल्टीप्लेज। तो ये क्या है, लेब मेड फॉर्म है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई क्लोट वाली कंडीशन हो हमारी बॉडी में, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, इस्कीमिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ऐसे ही हमारी जो है लिम्ब में इस्कीमिया हो जाए, मुख्तलिफ कंडीशंस में ये यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में क्लोट बने और वो ब्लड को जाने ना दे ऑर्गन्स की तरफ। तो एक तो ये है प्लाज्मिनोजन का एक्टिवेटर जो प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, प्लाज्मा जाके क्लोट को तोड़ता है। तो एक तो ये एक्टिवेटर है प्लाज्मिनोजन का। दूसरा है यूरोकाइनेज, ठीक है। ये दूसरा ये भी आप याद रखें, यूरोकाइनेज भी क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और तीसरा है जो हमने ज़ाहिर पढ़ा था जब मैंने आपको फैक्टर 12 पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है इंट्रिंसिक पाथवे में तो काम आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेटेड फैक्टर 12 और भी काम कर रहा होता है। जैसे हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेजन को जो है ब्रेडिकाइनेन में तोड़ रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कैलिकेरिन, और ये क्या करता है विद द हेल्प ऑफ कैलिकेरिन प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में भी कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर 12 जो है इनडायरेक्टली प्लाज्मिन बनाने में भी काम आ रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्टिवेटर्स में इनडायरेक्टली वाया फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 12, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलिकेरिन। तो ये सारे जो है एक्टिवेटर्स हैं जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, TPA, यूरोकाइनेज एंड इनडायरेक्टली वाया फैक्टर 12A। अब ये प्लाज्मिन जब इस फाइब्रिन के क्लोट को तोड़ता है ना, तब जो है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। कब बनते हैं, जब प्लाज्मिन इस फाइब्रिन के क्लोट को जाके तोड़ता है। तो उन फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डी डाइमर है। आपने याद रखना है, जब भी डी डाइमर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए, आप समझ जाएं कि उस पेशेंट में क्या हो रहा है, क्लोट की ब्रेकडाउन हो रही है, सही है। क्योंकि डी डाइमर आपको जब भी कहीं पे एग्ज़ाम्स में या कहीं पे किसी पेशेंट बड़ा हुआ नज़र आए, आप समझ जाएं उसके पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोट्स बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोट्स टूट भी रहे हैं, जिसकी वजह से फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्लाज्मिन ब्रेक्स फाइब्रिन मेश, ठीक है, प्रोड्यूस फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स स्पेशली डी डाइमर। तो क्या डी डाइमर इंडिकेट्स रिसेंट क्लोट फार्मेशन प्लस ब्रेकडाउन। तो ये तो हमारा प्रोसेस था फाइब्रिनोलाइसिस का, ठीक है, समझ गए। वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिन, और ये प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें कि हमारी बॉडी में ये एक्सेसिव फाइब्रिनोलाइसिस होने लगे तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे नीचे इसके ज़ाहिर है आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं, उसको हील होने का टाइम ही नहीं मिला है, ठीक है। उसके हील होने से पहले ये फाइब्रिनोलाइसिस होने लगे तो क्या होगा, ज़ाहिर है ब्लीडिंग होगी ना, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लड वेसल को हील होने का टाइम ही नहीं मिला है और उससे पहले आपने जो है फाइब्रिन के क्लोट को तोड़ दिया है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मोस्ट जो है हेवी ब्लीडिंग होती है और बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो कई केसेस में हमें क्या चाहिए होता है, इस फाइब्रिनोलाइसिस के प्रोसेस को रोकना भी चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ कंडीशन है जब हम चाहते हैं कि भाई ये फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस ना हो, फाइब्रिन यहाँ पे पड़ा रहे कि ब्लीडिंग रुकी रहे, ठीक है। तो तब इन केसेस हम यूज़ करते हैं एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स, ठीक है। एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ऐसे एजेंट हैं जो इस फाइब्रिनोलाइसिस को होने नहीं देते हैं, ठीक है। कब तक नहीं होने देते हैं, जब तक ब्लड वेसल वगैरह हील ना हो जाए। तो एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं।
तो एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स क्या है? ड्रग्स दैट इनहिबिट फाइब्रिनोलाइसिस एंड स्टेबलाइज क्लोट्स। ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं एंटीफाइब्रिनोलाइटिक जो फाइब्रिनोलाइसिस को रोकते हैं और फाइब्रिन का क्लोट होता है उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज रखते हैं, सही, उस फाइब्रिन के क्लोट को टूटने नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन सी ड्रग्स हैं जो फाइब्रिनोलाइसिस को रोकती हैं और क्लोट को टूटने नहीं देती? ये आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइनेक्सेमिक एसिड एंड एमिनोकेप्रोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करती है? फाइब्रिन के क्लोट को टूटने नहीं देती। और ये यूज़ कब करते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ज़ाहिर है अगर ये टूट जाएगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी ना, क्योंकि अभी ब्लड वेसल को हील ही नहीं हमने होने दिया है। तो उस ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए और इस फाइब्रिन के क्लोट को मेंटेन रखने के लिए हम एंटीफाइब्रिनोलाइटिक यूज़ करते हैं। तो कौन सी कंडीशन है? फॉर एग्जांपल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, सर्जरी हो जाए। अब ज़ाहिर है सर्जरी में हम चाहते हैं कि जो है फाइब्रिन हमारा बना रहे, ब्लीडिंग वगैरह रुकी रहे, सही है। तो उस वक्त हम क्या देते हैं? एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स, जो फाइब्रिनोलाइसिस को तोड़ते हैं ना, वो उस एजेंट्स को हम रोकने के लिए ये यूज़ करते हैं एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स। ठीक है, तो सर्जरी में हमें चाहिए होता है, ट्रोमा में चाहिए होता है, क्यों? इन कंडीशन हम चाहते हैं कि भाई ब्लीडिंग वगैरह ना हो, ब्लीडिंग रुकी रहे। तो ये था हमारा फाइब्रिनोलाइसिस और एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स मिक्सिंग स्टडीज़ और हेमोस्टेसिस डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। बाकी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और ये है कि हमारे ये बुक में नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक पेज रख लेना जिस पे ये जो भी हमने पढ़ा है ना, हेमोस्टेसिस डायग्नोस्टिक मिक्सिंग स्टडीज़ और ये फाइब्रिनोलाइसिस वगैरह, ये आप सब उस पर लिख लेना।